हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पानगड़िया को। 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। होने वाली 5 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि को कवर करते हुए अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मतलब इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? इस मतलब जो वित्त आयोग होगा उसकी सिफारिशें लागू कब से होंगी? 1 अप्रैल 2026 से। और उसको पेश कब तक करनी है अपनी सिफारिशें? 31 अक्टूबर 2025 तक। राष्ट्रपति ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मंजूरी मिलने के बाद 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की संरचना नीचे दी गई है। उससे पहले हम तो कब किया गया था? 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और 1 अप्रैल 2026 से इसके 5 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि को कवर करते हुए अपनी कब तक देनी है इसको अपनी सिफारिशें? 31 अक्टूबर 2025 तक। देख लेते हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और डॉक्टर सौम्यकांति घोष। देखो ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा। ये 4 नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। तो अभी 16 वित्त आयोग का गठन अभी हुआ है, तो सारे सदस्यों के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग के सचिव के बारे में भी याद रखना है। तो 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे। सचिव कौन है 16वें वित्त आयोग के? लिख देते हैं हम यहाँ, ऋत्विक पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 15वें वित्त आयोग, क्योंकि वर्तमान 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है। 16वें वित्त आयोग तो हमें पता है कि 2026 से शुरू होगा। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर या तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्यों से मिलकर टोटल 5 सदस्यों से मिलकर बनना होता है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री NK सिंह। और 16वें के कौन है? अरविंद पानगड़िया। शक्तिकांत दास इसके सदस्य हैं। डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य हैं किसके? 15वें वित्त आयोग के। और कौन कौन सदस्य हैं? डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और प्रोफेसर रमेश चंद्र अंशकालिक सदस्य हैं। अरविंद मेहता कौन है? 15वें वित्त आयोग के सचिव। 16वें के सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है वित्त आयोग? राष्ट्रपति को। तो पहले वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ। अध्यक्ष थे KC नियोगी, दूसरे के थे K संतानम, तीसरे के थे के चंद्रा, चौथे वित्त आयोग के PV राजमन्नार, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी, छठे के ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वें के JL सेलत, 8वें के YV चौहान, 9वें के NKP सालवे, 10वें के अध्यक्ष KC पंत, 11वें AM खुसरो, 12वें C रंगराजन, 13वें विजय केलकर, 14वें YV रेड्डी, 15वें के हम पढ़ चुके हैं NK सिंह और 16वें के अरविंद पनगड़िया। कब से कब तक होगा? 2026 से 31 तक होगा। क्या वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें 2026 से 31 तक लागू रहेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025 के लिए भारत के 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को केंद्रीय बजट 2021-22 के साथ शामिल किया गया था। वित्त आयोग आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि प्रमुख विशाल क्षेत्रों जैसे कि नए मौद्रिक ढांचों की नीति, GST, दिवालियापन कोड और विमुद्रीकरण की अनिश्चितता के कारण 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए अधिक बढ़ाया गया था। तो याद रखिएगा
कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए अधिक बढ़ाया गया था। 15वें वित्त आयोग में काम करने के नियम और शर्तें कई मायनों में खास और व्यापक दायरे वाली थी। आयोग के कई क्षेत्रों जैसे बिजली में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि, डीबीटी लागू करने, राज्यों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कदम उठाने की सिफारिशें की थीं। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूंजी जुटाने की मैकेनिज्म सिफारिश करने के नियम और शर्तें भी खास थीं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को 4 खंडों में बांटा गया था। खंड 1 और 2 में पहले की तरह मुख्य रिपोर्ट और अनुलग्न शामिल थे। 3 में केंद्र सरकार पर आधारित थी और चौथी पूरी तरह से राज्यों पर आधारित रिपोर्ट थी। कुल मिलाकर रिपोर्टों में 117 मुख्य सिफारिशें थीं और खंड 3 व 4 केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए थे। ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिशें की थी। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में दी गई सिफारिश जैसा ही था यह राशि डिविजिबल पूल के 42% के समान स्तर पर ही है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015 से 20 तक अनुशंसित है। तो ये राशि जो है 14वें वित्त आयोग में 42% सिफारिश की गई थी, लेकिन 15वें में 41 कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी बन गया था, तो राज्यों के लिए 42 न करके फिर 41 कर दिया था। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलाव के कारण नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर आने से 1% का आवश्यक समायोजन किया गया है। 15वें वित्त आयोग का आकलन अगले 5 साल में सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। उसमें से डिविजिबल पुल, सेस और सरचार्ज कलेक्शन की लागत में कटौती के बाद राजस्व 103 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। किसका अनुमान 103 लाख करोड़? 15वें वित्त आयोग के राजस्व कलेक्शन 5 सालों में। राज्यों की 41% हिस्सेदारी के तहत 42.2 लाख करोड़ और 10.3 लाख करोड़ अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। इस तरह राज्यों की 2021-26 की अवधि के दौरान कुल 50.9% रहने का अनुमान है। 15वें वित्त आयोग राज्यों को दी जाने वाली राशि हिस्सेदारी प्लस अनुमान केंद्र के अनुमान के राजस्व का 34% हस्तांतरित करता है, जिससे केंद्र सरकार के पास अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए सहूलियत बनी रहे। अभी तक हमने वर्टिकल हिस्सेदारी पढ़ी, अब क्षेत्रीय हिस्सेदारी पढ़ते हैं। आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत पर कुल हिस्सेदारी तय की गई है। पैमाना देखो, आय का अंतर किस राज्य में कितना अंतर है उसके हिसाब से 15वें वित्त आयोग ने 45% पैमाना रखा है, जबकि 14वें में 50% था। 1951 में जनसंख्या कितनी है उस हिसाब पर 15वें वित्त आयोग में 15% पैमाना रखा है राज्यों के लिए। 14वें में 17.5% था। जनसांख्यिकी प्रदर्शन 2000 का मतलब किसने अपनी जनसांख्यिकी में सुधार किया है उसके हिसाब से 12.5% पैमाना रखा है, जबकि पहले 14वें में 10% था। क्षेत्रफल के आधार पर पैमाना दोनों में 15% ही रखा गया। वन और पारिस्थितिकी, जहाँ कितना वन है उस हिसाब से 10% पैमाना रखा है, उस हिसाब से राशि दी जाएगी। पहले 7.5% था। कर और राजकोषीय प्रबंधन, किसने अपने राजकोषीय कर प्रबंधन में सुधार किया है तो उस हिसाब से 2.5% राशि दी जाएगी। पहले ये था नहीं, तो इस तरह बंटवारा है वो तो 100 ही रहेगा, लेकिन 100 में हिस्सेदारी को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है कि किस तरह से किस राज्य को कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी। जिन राज्यों ने जनसांख्यिकी मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 15वें वित्त आयोग ने 12.5% की हिस्सेदारी में वेटेज दिया है, जो कि पूर्व में कितना था? 10% था। 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय स्तर पर बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए कर संबंधी मानदंडों को फिर से लागू किया। कितना कितना दिया? 2.5%। राजस्व घाटा अनुदान, राज्यों एवं संघ के राजस्व व व्यय का आकलन के समान मानदंडों के आधार पर आंकते हुए 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514 करोड़ संघ की सकल राजस्व प्राप्ति का 1.92% देने की सिफारिश की है। स्थानीय निकायों की सरकार, स्थानीय निकायों को 2021 से 26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ का कुल अनुदान दिया गया है। इस अनुदान में 8,000 करोड़ नए शहरों की स्थापना के लिए दिए गए हैं।
सागर नगर पालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़। जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़ और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ की राशि दी जाएगी, जो कि कुल अनुदान से अलग होगी। स्वास्थ्य के लिए 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए व प्राथमिक स्वास्थ्य पर 2/3 तक बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल सहायता 1,06,606 करोड़ की है, जो कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान का 10.3% है। स्वास्थ्य के लिए यह अनुदान बिना शर्त के लिए दी जाएगी। 15वें वित्त आयोग ने शेष अनुदान राशि में से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 31,755 करोड़ देने की सिफारिश की है। इसमें से क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 15,265 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया गया है। इसमें से सामान्य राज्यों के लिए 13,367 करोड़, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 1,898 करोड़ दिए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए 13,296 करोड़ दिए जाएंगे। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का अनुदान 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 से 25-26 तक कुल 4,800 करोड़, प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा आयोग ने 6,143 करोड़ उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ की सिफारिश की है। इसमें शामिल है नीति आयोग के मॉडल कानून की तर्ज पर भूमि संबंधी कानूनों में संशोधन, भूजल स्टॉक को बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन आधारित अनुदान, कृषि निर्यात में वृद्धि, तिलहन, दालों व लकड़ी आधारित उत्पादों का उत्पादन। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अनुदान की जानकारी तालिका में है। तो राजस्व घाटा अनुदान के लिए कितने रुपए दिए हैं? 2,94,514। स्थानीय निकाय अनुदान 4,36,361। आपदा अनुदान 1,22,601। सेक्टर आधारित अनुदान 1,29,986। स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान 31,755। स्कूली शिक्षा के लिए 4,800 करोड़ का अनुमान है। उच्च शिक्षा के लिए 6143। कृषि सुधारों का कार्यान्वयन के लिए 45,000 और प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना सड़कों का रखरखाव के लिए 27,539 करोड़। न्याय क्षेत्र के लिए 10,445 करोड़। लेखा और सांख्यिकी के लिए 11,075 करोड़। आकांक्षी जिला व ब्लॉकों के लिए 3,150 करोड़ और राज्य विशेष के लिए 49,599 करोड़। कुल 10,33,062 करोड़ का अनुदान देने की बात कही गई है। रक्षा और आंतरिक सुधार। केंद्र सरकार भारत के सार्वजनिक खाते में कभी खत्म नहीं होने वाली निधि के तहत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष SFDIS का गठन कर सकती है। 2021 से 26 की अवधि तक प्रस्तावित SFDIS का कुल 2,38,354 करोड़ का अनुमानित कोष हो सकता है। आपदा जोखिम प्रबंधन SDRF-MF के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021 से 26 की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन के लिए 1,60,153 करोड़ की कुल राशि देने की सिफारिश की है। इस कोष में केंद्र का हिस्सा होगा 1,22,601 करोड़ और राज्यों का 37,552 करोड़। राजकोषीय प्रबंधन
15वें वित्त आयोग ने चुनौतियों और समकालीन अनिश्चितताओं का विश्लेषण करते हुए कहा है कि हम मानते हैं कि एफआरबीएम अधिनियम के एक बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसी आधार पर उसने सिफारिश की कि तय समय के अंदर ऋण स्थिरता के लक्ष्य को हासिल कर उसे परिभाषित करना जरूरी है, जिनकी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यह उच्च शक्ति वाला समूह नए एफआरबीएम ढांचे को तैयार कर सकता है, इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समूह की सिफारिशों के आधार पर अपने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कानून राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप हों। इस उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह को 15वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख के काम भी सौंपा जा सकता है। राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठों के गठन की संभावना तलाश सकती हैं, जो उनके ऋण कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक लागू कर सके। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों विभाज्य कुलों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले 3 शीर्ष राज्य कौन हैं? यूपी, बिहार और एमपी। ये देखिए, यूपी पहले नंबर पर 17.93% हिस्सेदार है, बिहार का 10.058% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का 7.850% हिस्सा है। वर्ष 2020-21 और 21-26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में न्यूनतम हिस्सेदारी वाले राज्य गोवा और सिक्किम है। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में न्यूनतम हिस्सेदारी वाले 3 राज्य गोवा, सिक्किम और मिजोरम। अधिकतम वाले कौन है? यूपी, बिहार, एमपी। और न्यूनतम वाले गोवा, सिक्किम, मिजोरम। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 19,752 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु कुल अनुदानित राशि 60,750 करोड़ रुपए का 16.6% हिस्सा है। वर्ष 2021-26 हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदत्त प्रमुख अनुदानों का विवरण इस प्रकार है। कितने राजस्व घाटे का अनुमान है इस बार? तो 2,94,514 करोड़। स्थानीय निकायों को कितना अनुदान दिया गया है? 4,27,911 करोड़, जिसमें यूपी को दिया गया है 67,160 करोड़, जो कि कितना है? कुल अनुदान का कितना हिस्सा है यूपी के लिए? 15.69%। स्वास्थ्य अनुदान 70,051 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 9,716 करोड़ है और जो कि प्रतिशत है 13.87%। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 2,36,805 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 38,012 करोड़ दिया गया है, जो कि 16.05% है कुल अनुदान का। शहरी स्थानीय निकाय के लिए 1,21,055 करोड़ की अनुदान राशि की बात कही गई है, जिसमें 19,432 करोड़ यूपी का हिस्सा है, 16.05% है। 1,22,601 करोड़ आपदा प्रबंधन की बात की गई है, जिसमें यूपी के लिए 10,685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि 8.72% है। प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट अनुदान 1,22,037 करोड़ की बात की गई है, जो कि 15,781 यूपी के लिए है और जो कि कुल अनुदान का 12.93% हिस्सा है। स्वास्थ्य के लिए 31,755 करोड़ रुपए की बात की गई है। यूपी के लिए 6150 करोड़ की बात की गई है, जो कि कुल अनुदान का 19.37% हिस्सा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27,539 करोड़ की बात की गई है, जिसमें से 1,465 करोड़ यूपी के लिए है, 5.32% है कुल का। सांख्यिकी के लिए 1,175 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, जिसमें से 114 करोड़ यूपी के लिए हैं, 9.70% हिस्सा। जुडिशरी के लिए 10,425 करोड़ खर्च करने की बात की गई है। यूपी को 1,825 करोड़ अनुदान मिलेगा, जो कि 17.51% है कुल अनुदान का। उच्च शिक्षा के में 6143 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, जिसमें यूपी को दिए जाएंगे 893 करोड़, जो कि 14.54% हिस्सा है कुल अनुदान का। कृषि के लिए 45,000 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, जिसमें यूपी को 5334 करोड़ देंगे, जो कि कुल अनुदान का 11.85% है। राज्य विशिष्ट अनुदान के लिए
49,599 खर्च करने की बात की गई है, जिसमें यूपी को दिए जाएंगे 3495 करोड़, जो कि कुल अनुदान का 7.05% हिस्सा है। आइए कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। 15वें वित्त आयोग में संघ के करों को निवल प्राप्तियों के वर्तमान में 42% की तुलना में कितनी प्रतिशत राज्यों, तो 42 की जगह 41 किया गया है। क्यों? क्योंकि 2 यूटी बना दिए गए थे, JNK और लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की कार्यविधि 2021-22 से 25-26 होगी। वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो अपने बजट के 8% से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है? तो मेघालय है। कौन सा राज्य 12 अति सूखा संवेदनशील क्षेत्र में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं, यूपी, बिहार, MP शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ऋत्विक पांडे को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, आनंद मिश्रा नहीं है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस वर्ष के लिए हैं? 2026 से 31 के लिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं IAS स्टडी विद सौम्या। थैंक यू।